गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास हिंदी के अंतर्गत हम जो प्रकरण आज पढ़ने जा रहे हैं वह है गद्य भाग के अंतर्गत पाठ 1 भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है में लेखक ने कुरीतियों व अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। कुरीतियों का अर्थ है कि बुरे रीति रिवाज। लेखक का उद्देश्य है कि हम छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विदेशों पर निर्भर न रहें एवं उद्योगों को विकसित करके आत्मनिर्भर बनकर अपने भविष्य का निर्माण करें। लेखक के इन विचारों से उनकी दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। दूरदर्शिता अर्थात दूर की सोच का। यह निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण के उद्देश्य से लिखा गया। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने महापुरुषों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे। यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। अब यह जो निबंध है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसमें देखिए लेखक ने ये कहा है कि बलिया में एक स्थान पर बहुत बड़ा एक उत्साह हो रहा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित थे। तो उन्होंने कहा है कि आज वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही आनंद का, बहुत ही खुशी का दिन है कि जो एक छोटा सा नगर बलिया है, इसमें बहुत जो मनुष्यों की जो भीड़ है वह बहुत उत्साह से एक स्थान पर इकट्ठे हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं यह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इस अभागे आलसी देश में कि ये जो उन्होंने कहा है कि अभागा देश कहा है उन्होंने भारत को। और भारत को आलसी देश उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि भारत में जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों को आलसी कहा है। कहता है कि ये आलस से भरे हुए लोगों का देश है, आलसी देश है। तो इस लोग में अगर थोड़ा बहुत कुछ होता है, यानी कि ये जो किसी एक स्थान पर बहुत सारे लोग जो एकत्रित हुए हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, तो वह बहुत बड़ी बात है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी, उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को क्या कह दिया, रेल की गाड़ी कह दिया। रेल की गाड़ी उन्होंने क्यों कहा है कि इसलिए कहा है कि जैसे उन्होंने यहाँ पे कहा है कि यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छे बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब खाली नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो क्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है जैसे कि एक रेलगाड़ी होती है और रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास की, सेकंड क्लास, बहुत सारी क्लासें इसमें बनी हुई होती हैं और उनमें काफ़ी पैसा खर्च होता है और बहुत अधिक महसूल का अर्थ होता है किराया, कि बहुत अधिक किराया भी होता है। लेकिन और उसमें एक ट्रेन में अलग अलग डिब्बे लगे होते हैं, लेकिन जब तक इंजन नहीं हो तो वह रेलगाड़ी नहीं चल सकती है। इसी तरह से हमारे जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं वो भी होते हैं कि जिस तरह से रेलगाड़ी बिना इंजन के नहीं चल सकती है,
उसी प्रकार से हिंदुस्तानी लोगों का भी कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, उनका भी कोई मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, तभी वो किसी कार्य को करते हैं, किसी कार्य के लिए तैयार होते हैं। बिना मार्गदर्शन के वो किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सभी आलसी बन जाते हैं। अब उन्होंने आगे कहा है कि इनसे इतना कह दीजिए कि का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। उन्होंने कहा था कि जैसे हनुमान जी थे, उनमें बहुत अधिक बल था, बहुत अधिक शक्ति थी, लेकिन उनको भी जब समय पड़ने पर अपने बल के बारे में याद दिलाया गया, तभी उन्हें अपने बल का स्मरण हो आया और तभी उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया था। तो यह जो वाक्य है कि का चुप साधी रहा बलवाना, कि अगर बलवान शक्ति को, एक ताकतवर शक्ति को उसकी ताकत का, उसका बल का याद दिला दिया जाए तो फिर वह चुप नहीं रहता है। सो बल कौन याद दिलावे। अब बात ये आती है कि भाई उस जो वह शक्ति है, वह ताकत है, यहाँ के भारत देश के लोगों के अंदर उनके उस बल को उन्हें कौन याद दिलाए। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम। कहते हैं कि कोई हिंदुस्तान में रहने वाले जो राजा महाराज हैं, वहाँ के जो नवाब हैं, बहुत अमीर लोग हैं, या वहाँ के जो हाकिम वैद वगैरह हैं, कि वो क्या भारत के लोगों को उनकी शक्ति का याद दिलाएं। अब उन्होंने कहा है आगे कि राजा महाराजा को तो अपनी पूजा, भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं है, कि राजा महाराजा जो हैं वो तो अपना अधिक समय व्यतीत करते हैं पूजा करने पर, या भोजन करने पर, या फिर आपस में गप्प लड़ाने में, बातें करने में। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है और कुछ बस बाल घुड़दौड़ थिएटर में समा। और हाकिम जो हैं, एक तो उन्हें सरकारी काम से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ा बहुत समय बचता भी है तो वो उसे मनोरंजन के तौर पर थिएटर में घोड़ों की दौड़ को देखने में वो उसे व्यतीत कर देते हैं। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमी से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें, बस वही। अब कहा है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत समय बचता भी है तो उनको क्या गरज पड़ी है, उनको क्या मतलब पड़ा है कि वो हम गरीब गंदे काले, कहा उन्होंने भारतवासियों को, भारतवासी को, क्योंकि उनका अधिकतर सांवले वर्ण के ही पाए जाते हैं और भारत में गरीब लोग भी ज़्यादा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये भारतीयों के लिए ही कहा है कि हम भारतवासियों से, यानी कि हम गरीब गंदे और जो काले हैं भारतवासी हैं, कि वो हमसे मिलकर अपना समय क्यों व्यर्थ गवाएंगे। क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों को काला कहते थे, गंदा भी कहते थे, उन्हें अपनी दृष्टि में उन्हें गरीब भी समझते थे। कहते बस वही मसल रही, मसल अर्थात कहावत, कि यह तो यही कहावत रही कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खा लें। कि कुछ लोगों को तो दूसरों से बात करने से ही फुर्सत नहीं है, दूसरों से फुर्सत नहीं है, और हम जो हैं हम अपने दुखों से ही छुटकारा नहीं पाते हैं। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। कहते हैं बहुत मिलना जुलना हो चुका, किसी के पास भी किसी के लिए समय नहीं है, ना हमारे पास समय है किसी के लिए, ना किसी के पास हमारे लिए समय है। कहते हैं कि चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली, ना तो तुम्हारे पास समय है ना हमारे पास समय, किसी के पास भी एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे की परेशानी को समझने के लिए, एक दूसरे को दुख दर्द को बांटने का समय किसी के पास भी नहीं। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। अब पहले एक जो सबसे पहले जो जाति भारत में आई थी वह थी आर्य जाति। अब उन्होंने कहा था कि जब आर्य लोग जब भारत में आए थे और भारत में आकर वो बस गए थे, तो उस समय पर राजा और ब्राह्मणों को दो प्रकार के कार्य दिए गए। राजा का जो काम था वह था देश में नीति का फैलाना, देश को चलाना है, देश को किस तरह से चलाना है,
और ब्राह्मणों का काम था विद्या देने का। अब कहा है कि अगर राजा और ब्राह्मण अगर ये लोग चाहें तो जो हमारा हिंदुस्तान है वो प्रतिदिन नहीं बल्कि प्रत्येक क्षण प्रगति करें, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। अर्थात राजा और ब्राह्मणों को ही निकम्मेपन ने घेर रखा है, यही आलसी बन गए हैं। अर्थात जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो लोग ही अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं आलस्य के कारण से।